जो चीज साइंस नहीं देख पाता है वो गलत है, ऐसा नहीं। तो साइंस और ग्रंथ को अलग अलग करके हम रखें, और शास्त्रों में जो हमारी बातें लिखी गई हैं वो अद्भुत है। केवट शुरू में जब भगवान राम ने उनसे नाव मांगी, वो शान से कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा। जब केवट कहता है कि यही घाट से थोड़ी क दूरी है, कटिलो जल था, कमर इतना पानी है, दिखाई हो जो, तो आप कमर भर पानी में चले जाओ, आप डूबोगे नहीं, क्योंकि आप यहाँ हैं। लेकिन अगर आपको मेरी नाव चाहिए तो मेरी शर्तों पे चाहिए। और बहुत चालाकी से वो भगवान श्री राम को, लक्ष्मण वहां मौजूद है, उन सबको अपनी शर्तों पर तैयार करता है। वो देता है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछुए दिन पड़े, और आपके चरणों में ऐसी चीज है जो मेरी नाव लेके जाएगी। तो मैं क्या पत्नी को समझाऊंगा, दूसरी पत्नी कहाँ से ले आए, वो तो और भी बनपढ़ है हमारी। और जब वो उस पार चला जाता है, भगवान श्री राम दे रहे हैं उसको मुद्रिका, वो लेने से मना कर देता है। तो मानो वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है, जब आप कोई भी काम ईश्वर के लिए करोगे किसी भी रूप में, तो आपको संतुष्टि मिलेगी। बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे, कैसी थी बीते जमाने में जवानी पूछे, बच्चे दादी से क्यों तड़पती है दरिया से निकाली मछली, लगाए आग क्यों बरसात का पानी पूछे, बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे। हाय हेलो नमस्ते, कविशाला में आप सभी का स्वागत है। क्योंकि कविशाला का जो इनिशिएटिव है बिग जर्नी, जिसमें हमारा प्रयास है कि जो भी कहानियाँ, जो इंडिविजुअल्स की कहानियाँ हैं, वो जो पंक्ति की दूसरी तरफ लोग बैठे हैं, जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, उन वीडियोस को देखकर अगर एक व्यक्ति की भी जिंदगी में कुछ परिवर्तन ला पाए तो हमारे प्रयास सार्थक रहेगा। इसी प्रयास में आज हमारे साथ हैं अखिलेश मिश्रा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। नमस्कार। चूंकि इनिशिएटिव का नाम है बिग जर्नी, हम प्रयास करते हैं कि जो कहानी है एक व्यक्ति की, उसके प्रोफेशनल लाइफ में, उसके पर्सनल लाइफ में, जो लोगों को नहीं पता होती है, बट लोगों को वो कहानियां प्रोत्साहित कर रही होती हैं। तो शुरुआत आपकी कहानी से करते हैं हम कि आपकी क्या कहानी है, आपका जो अभी आप एक ब्यूरोक्रेसी में हैं, उसके पहले की क्या कहानी है और किस तरीके से आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आए? बट नेचुरल है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ, और छात्र कुछ इस कदर रहा हूँ कि क्लास 1 से लेकर पीएचडी तक मेरी सारी पढ़ाई मालवीय जी के बनाए हुए उस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है। वहीं के स्कूलों मैंने शिक्षा ग्रहण की, और पढ़ने में थोड़ा तेज़ था मैं, पता नहीं कैसे। तो ज्यों ज्यों पढ़ाई आगे चलती गई और दुनिया को मैं समझता गया, तो उस हिसाब से हमारा जो है, मुझे लगा कि पढ़ाई का जो लोड है वो कम है, तो मैं इधर उधर की एक्टिविटीज़ करना मैंने शुरू कर दिया, जिससे अपने आप को व्यस्त रख सकूं। शुरुआती दौर में जब मुझे फेलोशिप्स मिलना शुरू हुई, मैं बेसिकली एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का विद्यार्थी रहा हूँ, और जेनेटिक्स, और जिसे अनुवांशिकी भी कहते हैं, उसका विद्यार्थी रहा हूँ। तो जब फेलोशिप्स मुझे मिलनी शुरू हुई, तो मैंने फेलोशिप के बीच में ही मेरा सिलेक्शन हुआ बिहार के एक पद पे। तो मैंने बिहार का वो पद ज्वाइन कर लिया। सासाराम में एक जगह है, वहाँ मेरी पोस्टिंग थी, और ज्वाइन करने के बाद फिर मुझे लगा कि ये पोस्टिंग कमज़ोर है, और मैं इंडिया रहना चाहता था, इसलिए एज ए वैज्ञानिक मैं बाहर भी नहीं जाना चाहता था। तो मैंने फिर कॉम्पिटिशन्स देना शुरू किए, और कॉम्पिटिशन्स की एक लंबी श्रृंखला रही। उसके बाद फिर अल्टीमेटली कहीं न कहीं घर का मोह कि मैंने पीसीएस ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया। बाकी सारे जितनी मेरी पोस्टिंग्स हुई थी, जितने जहाँ जहाँ मैं सिलेक्ट हुआ था, सब छोड़कर मैंने उत्तर प्रदेश के पीसीएस ऑफिसर के रूप में ज्वाइन किया, और कुछ दिनों बाद इन रूटीन मेरा प्रमोशन हुआ, और मैं आईएएस अधिकारी हूँ आज की डेट में। अच्छा, अभी एक अच्छी कहानी है, चूंकि बहुत अभी यूपीएससी के रिजल्ट्स आए हुए हैं, कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग असफल हुए, तो सबकी अलग अलग परिभाषाएं होती हैं सफलता की, असफलता की। तो मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपके लिए, चूंकि आप उस सर्विसेज में रहे हैं, उनकी तैयारी की है,
तो सफलता असफलता आपके लिए क्या होती है, आपकी क्या परिभाषा है? ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था मुझे। मैं जैसे अगर आप ये कहिए कि मैं डायरेक्ट सीधे सीधे आईएएस में क्यों नहीं सेलेक्ट हुआ, तो मेरा कभी 1 नंबर से कभी 2 नंबर से सिलेक्शन रुकता था। हाँ। तो होने का कारण वहाँ तक पहुँचने का कारण मेरा मेहनत था, क्योंकि जितने यूपीएससी के इंटरव्यूज़ होते थे आईएएस के और आईएफएस के, वो सारे मैंने दिए हैं। जितना हमें एलिजिबल था, जितने इंटरव्यूज़ के लिए मैं, जितना मैक्सिमम कोई लड़का दे सकता है। परंतु चूँकि मैं एक बनारस जैसे एक क्षेत्र का रहने वाला था, तो उतने तामझाम नहीं जानता था, उतनी कोचिंग, उतनी ट्रेनिंग, और कहीं न कहीं एक छोटी सी बारीक रेखा होती है किसी भी उसमें सेलेक्ट होने के लिए। तो वो बारीक रेखा मुझे उसी तरफ रहने दी। लेकिन बहुत आसानी से मुझे, चूँकि प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज में हो गया था, और मुझे लगा कि दोनों पदों के दोनों जो हमारे सिलेक्शन हैं उनकी शुरुआत एसडीएम के रूप में होती है या डिप्टी कलेक्टर के रूप में होती है। तो मैंने सहज ही यूपी में रहने के लिए मैंने पीसीएस सर्विसेज ज्वाइन कर लिया। तो ये तो मन की सोच है, मन के हाँ। हारे हार है, मन के जीते जीत। तो न तो कभी मैंने ये सोचा कि मैं हारा, और न कभी ये सोचा कि मैं जीत गया। जैसा था वैसे ही जीता गया। हाँ। अच्छा, अभी आपका एक रूपांतरण देखा है हमने, हम कविताओं पे भी चर्चा करेंगे क्योंकि आपकी एक लंबी यात्रा है कविताओं के साथ में। आपका भी हाल फिलहाल में जो राम को लेके एक अलग यात्रा शुरू हुई है, हम्म, तो मैं आपकी जर्नी के हिसाब से थोड़ा ये समझना चाहता हूँ कि लोगों के अंदर ना हमेशा असमंजस रहता है। कुछ लोगों को ईश्वर को मानने का, कुछ लोगों को ना मानने का। तो आपने भी बहुत लोगों को, जब राम कथा करी आपने, तो बहुत लोगों को देखा होगा। तो आपने जो आस्था का एक समन्वयन है, मानना और ना मानने के बीच में जो एक रेखा रहती है हमेशा, उसको किस तरीके से देखा? देखिए, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, तो बट नेचुरल है, पूरा खानदान हमारा एक धार्मिक प्रवृत्ति का है। लेकिन जो जॉब हम करते हैं, उस जॉब में ये माना जाता है कि हम सेकुलर लोग हैं, हम्म। या उसको सेकुलरिटी की परिभाषा को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए तो ये कह लीजिए कि हम लोग नास्तिक लोग हैं। और सेकुलरिटी की एक सीमा नास्तिकता भी होती है कि आप क्या करते हो धर्म के रूप में, आप किस धर्म को मानते हो, या उसको आप बहुत ज़्यादा प्रदर्शित नहीं कर सकते। आ, तो वो जीवन में मैंने जिया है कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, उसको प्रदर्शित नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे अपने आप को ये शो करना होता था कि मैं सेकुलर व्यक्ति हूँ। और सेकुलर व्यक्ति में था भी, मुझे कोई किसी धर्म, किसी जाति, किसी बिरादरी से कभी कोई ऐसा बहुत अटैचमेंट या बहुत डिटैचमेंट नहीं रहा। मेरे लिए हर व्यक्ति जो गरीब है, जो हमारे टेबल के उस पार खड़ा है, वो बराबर हुआ करता था। तो मैंने इसको प्रैक्टिस किया कि मेरे लिए हर व्यक्ति बराबर है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मुझे लगा कि नहीं, रामचरितमानस और मानस से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, जब मैं कविता से आगे बढ़ा तो मुझे लगा कि दुनिया भर के कवि हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा कवि कोई नहीं हुआ जितने गोस्वामी तुलसीदास जी। तो मैंने उनके कवित्व को जब पढ़ा और उसे गाया, तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें इसके लेखन के तरीके में कितने भी प्रश्न चिन्ह उठा लिए जाए, पर इससे सम्यक और इससे स्पष्ट और इससे ग्रामेटिकली फिट कोई ग्रंथ नहीं है। तो ऐसा नहीं कि मैंने उस ग्रंथ का बहुत अध्ययन किया, मैंने सिर्फ उनकी चौपाइयों पे, उनके शब्दों पे कभी कभी रिसर्च करने की कोशिश की कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और वो रिसर्च जब मैंने ऐसे ही आते आते पढ़ते करना शुरू किया, और चूंकि आजकल अधिकतर चीज़ें गूगल पर भी उपलब्ध है, तो आप जो चाहते हो गूगल से मांग लेते हो कि ये मेरा प्रश्न है या ये कहाँ कहाँ इसका संदर्भ है, तो उससे एक राम कथा का प्रवाह बनता चला गया। और फिर आज के युग में जो राम कथा कहने का तरीका है, वो म्यूजिक के साथ और उसके साथ, तो एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। तो मैं जैक ऑफ ऑल तो हूँ, पर मैं मास्टर सबका नहीं हूँ। तो इन सारे कुनबे को मैंने इकट्ठा करके जब उसको मंच पे रख के प्रेषित किया, तो एक मुझे खुद का एक नया रूप दिखाई दिया। तो मैं उसको अभी फॉलो करता हूँ जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है, पर बहुत ज़्यादा मैं उसका भी प्रचार प्रसार नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, आपने चूँकि आपने बात की कि जिस तरीके से गूगल से रिजल्ट मिल जाते हैं, चूँकि मतलब चाहे वो साहित्य हो, चाहे कविताएं हो, चाहे वो
स्पिरिचुअल जो भी अपने कोर्स रहे हैं या स्पिरिचुअल जितने भी ग्रंथ रहे हैं उनको आगे पहुंचाना हो, तो कुछ नई विधाओं के साथ में, जैसे बोला आपने म्यूजिकल, उसमें थोड़ा ऐड ऑन की गई चीजें तो और लोगों तक पहुंच पा रही है। कंटेंट और अच्छा बनाने के लिए जीपीटी जैसी चीजें आ गई और बेटर वे पे कंटेंट पहुंच पा रहा है। अच्छा, अगर जब रामचरितमानस के अंदर से पूछें, हम आपसे जानना चाहें कि अगर आपको जीवन का सार बताना हो किसी एक चौपाई के माध्यम से, तो वो कौन सी चौपाई या कौन सी पंक्तियां आपको लगी कि ये तो पूरे जीवन का सार ही इन पंक्तियों में निकाल के रख दिया गया है? जीवन का सार रामचरितमानस ने जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सिखाया है वो प्रेम है। राम ही केवल प्रेम पियारा। हाँ, अब उसको और एक्स्ट्रापोलेट करें तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े जो हाँ, पंडित होए, या उसको हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ले चलें या व्यावहारिक दृष्टिकोण से ले सके तो एक चौपाई आती है कि यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरी और गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण गाई। कुछ न कर पाइए तो आप सुनिए लोगों को, तो कुछ तो सुनिएगा। तो ये एक, क्योंकि राम को एक महापुरुष या एक अयोध्या का वासी, अयोध्या का राजा के रूप में यदि आप उनको संकुचित कर देंगे तो राम सिंपल एक राजा है। राम के पहले की पुस्तकों को कोई नहीं जानता, राम के बाद की पुस्तक कोई नहीं जानता, लेकिन राम अपने आप में एक मंत्र है, और मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरि हरि सब सर्व। ऐसा मंत्र है जिसके अंडर में ब्रह्मा विष्णु महेश सभी है। तो आपको उसके आध्यात्मिक पहलू को अगर आप उसको नहीं स्वीकार करेंगे तो आपको राम सिंपल एक, या रामचरितमानस या कोई भी ग्रंथ एक ग्रंथ लगेगा। और हम आध्यात्मिक पहलू की स्वीकारोक्ति में हमेशा साइंस को उसके साथ जोड़ते हैं। जो चीज़ साइंस नहीं देख पाता है वो गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें साइंस आज देख ही नहीं पाते, उनकी इतनी क्षमता ही नहीं है देखने की। तो साइंस और ग्रंथ को अलग अलग करके हम रखें, और शास्त्रों में जो हमारी बातें लिखी गई हैं या जो रामचरितमानस में उनका सार लिखा गया है वो अद्भुत है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कम से कम मुझे तो नहीं है। तो मुझे ये लगा कि प्रेम ही राम का सार है। चाहे राम को ढाई अक्षर कह दीजिए या प्रेम को ढाई अक्षर कह दीजिए, दोनों ढाई अक्षर हैं। और यह प्रेम ही, रामचरितमानस प्रेम सिखाता ही आपको, अल्टीमेटली वो प्रेम सिखाता है। हाँ, अच्छा, ओके, ये हो गया कि आप जो कथावाचक हैं या फिर जो, अगर कविताओं की भी लेंगे तो कविताओं से किस तरीके से क्या सार निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ एक लोग होते हैं जो श्रोता होते हैं या फिर कथा सुनने वाले लोग होते हैं। आपको क्या लगता है कि जब वो लोग सुनने आते हैं या कविताएं सुनने आती हैं तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कथावाचक से या कवि से, कि उनको क्या लेके जाना है, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनकी? नहीं, श्रोता भी देखिए कई प्रकार के होते हैं। कुछ श्रोता ज्ञानी होते हैं। तो ज्ञानी, जब आप किसी ज्ञानी श्रोता की मंडली में चले जाएं या एक श्रोताओं का ग्रुप है उसमें एक ज्ञानी श्रोता है, तो वो पहले आपके व्यक्तित्व पर शुरू में ही प्रश्न उठा देगा कि ये तो आईएएस ऑफिसर है, लाठी डंडा चलाने वाला ऑफिसर है या शासन करने वाला ऑफिसर है, ये कभी सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकता, और ये नया लड़का है, कभी इसको कोई जानता नहीं, ये क्या राम कथा सुनाएगा। तो अगर प्रश्न वहां उठता है तो वो पूरी राम कथा में उस प्रश्न का जवाब खोजता रहता है। और यदि कोई व्यक्ति समर्पित होके आ रहा है कि नहीं राम कथा है हम सुनेंगे, वो कथावाचक को की तरफ नहीं देख रहा है, वो कथा के सार की तरफ देख रहा है, तो उसे कथा ज़्यादा अच्छा वो स्वीकार कर पाएगा। तो आप किस दृष्टिकोण से राम कथावाचक को देख रहे हो, ये श्रोताओं का पहलू है कि वो किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं राम कथावाचक को या राम की कथा को। ये ही वास्तविकता वो है। इसलिए जो है इसमें म्यूजिक वगैरह जो डालने की प्रथा है, मैं बिल्कुल उसके पक्ष में हूँ, क्योंकि राम ही सुमीरी और गाइए राम ही, राम के लिए गाने का शब्द इस्तेमाल किया गया है कि राम को सुनिए तो सुनिए, उसको गाए, अगर कोई गा रहा है तो उसको गाइए। तो गाने का मतलब क्या हुआ, सरस्वती का एक, माँ सरस्वती का एक पहलू उसमें डाला जा रहा है जो उसे रोचक बना रहा है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। बहुत से लोग तो स्वर सुनने आते हैं कि इतना बढ़िया स्वर है और उसको फॉलो करते रहते हैं जीवन में। तो वो उसका एक पहलू है। तो ये हमेशा डिपेंड करता है, यदि वक्ता श्रोता की नब्ज को पकड़ ले तो राम कथा सक्सेसफुल है, लेकिन श्रोता एक जैसा हो तब तो उसके नब्ज को पकड़े। श्रोता में तो हर व्यक्ति आ सकता है।
तो ये हमेशा डिपेंड करता है। मैं हमेशा कहता भी हूँ, यदि आप श्रोता हैं तो पहले आपको अपने आप को राम कथा का पात्र बनाइए। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। जब वो वर्णन कर रहे हैं, वर्णौ रघुबर विमल ऐसे जोधा एक फल चार, तो उन्होंने पहले अपने आप को इस योग्य बनाया कि मैं किसी को राम कथा सुना सकूं। इसी प्रकार श्रोता भी अपने आप को इस प्रकार का योग्य बनाए कि वो राम कथा सुन सके। तो ये एक पहलू है जिससे कोई भी राम कथा किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती। अच्छा, एक चीज और है कि हर इंसान की लाइफ में बहुत सारे इमोशनल फेजेस आते हैं। वो सुख के भी हो सकते हैं, दुख के भी हो सकते हैं। वो खुश हो सकता है, वो कभी कभी रोता हुआ होता है। तो जो चाहे तो कथा हो, चाहे साहित्य हो, चाहे कविताएं हो, व्यक्ति को हील करने में मैं पूछूं तो कितना हेल्पफुल रहती है? चाहे कथा, कोई भी विधा हो साहित्य की, वो कितना हेल्पफुल रहती है हीलिंग में? बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है कि दुनिया की सारी मानवीय चाहे मानसिक बीमारियों का या शारीरिक बीमारियों का जड़ जो है उसके सोचने का तरीका है, क्या वो सोचता है। और यदि वो बहुत टेंशन में है तो आप किसी डॉक्टर के पास जाइए तो बताता है कि टेंशन मत लीजिए आप। तो जितनी देर तक आप राम कथा कहते हो या सुनते हो, राम कथा ही क्यों, आप 2 घंटे बैडमिंटन अगर खेलते हो, जितनी देर बैडमिंटन खेलते हो उतनी देर तक आपके दिमाग से वो चीज गायब रहती है जो आपको तंग कर रही है। अगर उसको राम कथा में उसको परछाई उसकी ले आए, तो जितनी देर हम राम कथा बैठ के कर रहे हैं उतनी देर मुझे भी उसका सुख मिल रहा है और सामने वाला जो सुन रहा है उसे भी सुख मिल रहा है। और यह सुख अगर धीरे धीरे स्थापित हो जाए, कहने और सुनने का सुख, तो वो तमाम तरह की बीमारियों को अनायास ही दूर करेगा। तमाम तरह की मानसिक बीमारियां जिसे कहते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, ये 4 तरह के ताप होते हैं, वो होते हैं। लेकिन मानस की जो ताप है, वो अच्छा है, वो बुरा है, मेरी शर्ट अच्छी है, उसकी शर्ट खराब है, ये मेरा पैंट है, ये उसकी शर्ट है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी तेरी, इसकी उसकी, ये मानसिक बीमारी है। तो इसको दूर करने का प्रयास ही रामचरितमानस और हमारे शास्त्र करते हैं। अच्छा, जो रामायण है उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर या जितने भी ईश्वरत्व को लेकर कैरेक्टर्स उसमें बनाए गए हैं, जिनके ईच भी मतलब के चारों तरफ कथा एक बनाई गई, तो उसमें सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा लगता है आपको? देखिए, रामचरितमानस के जितने भी कैरेक्टर हैं वो कोई भी ऐसे नहीं है जो कि जिनका अपना एक अलग कैरेक्टर ना हो, अलग व्यक्तित्व ना हो। पर यह व्यक्तिगत और स्पेसिफिक प्रश्न का आप मुझसे पूछे तो मुझे केवट का चरित्र बहुत अच्छा लगता है। केवट एक ऐसा चरित्र है जो हमें व्यावहारिकता देता है, व्यवहार कैसे होना चाहिए ये देता है। कुछ और अगर एलिब्रेट कर पाए, चूंकि आपने बड़ा स्पेसिफिक, हमने बहुत लोगों से बात की, बट जो आपने कैरेक्टर बोला कि केवट का कैरेक्टर, अभी तक वहां तक किसी ने पहुंचा ही नहीं है, किसी ने कभी उनका व्याख्यान नहीं किया। तो अगर और स्पेसिफिक आप उनकी क्वालिटीज या और कुछ उस पर नजर डाल पाए केवट के चरित्र के बारे में। पता है कि केवट का चरित्र क्या है? केवट शुरू में जब भगवान राम ने उनसे नाव मांगी तो ब्रह्म जो है जीव से नाव मांग रहा है, वो शान से कह रहा है कि मैं नहीं आऊंगा। केवट एक दास से चरित्र है, वो उनका दास है, लेकिन वो तब भी इतनी हिम्मत कर रहा है अपने मालिक को मना करने के लिए कि मैं आपको नहीं ले जाऊंगा, और आप अगर हमारे शर्तों पर हमारे साथ नहीं चलना चाहते तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ये एहसान मैं आप पर कर देता हूँ। जब केवट कहता है कि यही घाटे से थोड़ी को दूरी है, कटिलो जल था, कमर इतना पानी है, दिखाई हो जू, तो आप कमर भर पानी में चले जाओ, आप डूबोगे नहीं, क्योंकि आप यहाँ आए हो। लेकिन अगर आपको मेरी नाव चाहिए तो मेरी शर्तों पे चाहिए। और बहुत चालाकी से वो भगवान श्री राम को, लक्ष्मण वहां मौजूद है, उन सबको अपनी शर्तों पर तैयार करता है जीवन के लिए। तो केवट मानो कि प्रभावित कर रहा है ब्रह्म ईश्वर को कि आप मेरी शर्तों पे रहो, मैं आपकी शर्तों पे नहीं रहूंगा। और उन शर्तों को पूरा करने के बाद, और उसका तो वो जो रीजन देता है, वो देता है कि मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई, और आपके चरणों में ऐसी चीज है जो मेरी नाव लेके जाएगी, तो मैं क्या पत्नी को समझाऊंगा, दूसरी पत्नी कहाँ से ले आओ, तो और भी अनपढ़ है हमारी। तो सारा कुछ माहौल बनाकर भगवान श्री राम को अपने
उसमें लाता है। हाँ आज के युग में दूसरी बात है, आज तो बॉस जो कह दिया वो आदमी वो हाँ ही यस मैन बना रहता है, करता ही करता है। केवट हाँ यस मैन नहीं है व्यवहारिक जीवन में, और व्यक्ति को होना भी नहीं चाहिए यस हम्म मैन, फिर वो अपना अस्तित्व खो देता है। जब वो पार ले जाता है तो पार जाने के बाद अच्छा वो किस प्रकार से जो अपनी कमाई है कैसे बांटता है, ठीक है, कि वो पूर्वजों को भी उसी से उनका पालन करता है, अपने परिवार का पालन करता है, सबको बुला के पालन करता है। मानो हम जो पैसा कमाते हैं उसको कैसे खर्च करना चाहिए हमें, हाँ वो उसका द्योतक है। और जब वो उस पार चला जाता है तो फिर वो जो देती देती भगवान श्री राम दे रहे हैं उसको मुद्रिका, वो लेने से मना कर देता है। तो लोगों ने पूछा कि ऐसा क्या हो गया तुम्हारे अंदर कि वहां तो तुम बहुत रो रहे थे कि मेरे पास खाने पीने को नहीं है, मैं कैसे जीऊंगा, और यहाँ तुमको इतना बढ़िया मुद्रिका दे रहा है, तुम ले ही नहीं रहे हो। तो मानो वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि देखो सारे काम आप जीवन भर करते हो, जब आप कोई भी काम ईश्वर के लिए करोगे किसी भी रूप में तो आपको संतुष्टि मिलेगी। और संतोषम परमम सुखम की परिभाषा वो मानो केवट लोगों के मन में आज के व्यवहारिक दुनिया में ये डालना चाहता है कि संतोष जब करोगे तो आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। और हमारे अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारे और आपके जीवन में जो इतना ओहो है वो असंतोष के कारण है। तो वो केवट एक संदेश देता है कि संतोष होना चाहिए। केवट एक ऐसा चरित्र है जो किस तरीके से दास्ता को निभाना है, किस तरीके से और कितने अच्छे तरीके से भगवान श्री राम जो है केवट की बातों को मानते हैं। तो ये आज के युग में जो हमारे युग में जो सामाजिक दूरियां हैं इसको कितना करीब लाती है। इसलिए प्रसंग मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है, इसको और जितना खोला जाए वो खुलता चला जाए। बिल्कुल एक इम्पॉर्टेंट चीज निकल गया कि संतोष होना बहुत जरूरी है लाइफ में। अच्छा, शुरुआत जब हमने की थी तब आपने बोला था कि रामचरितमानस प्रेम प्यार के इर्द गिर्द है। तो अगर हम आपसे जानना चाहें कि आपकी जिंदगी में आपकी परिभाषा प्रेम की क्या है, जो आपने रामचरितमानस से सीखी और अपनी जिंदगी से सीखी? प्रेम की तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आज तक प्रेम को परिभाषित नहीं कर पाया, तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है प्रेम की परिभाषा देना। लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं प्रेम को परिभाषित करूं तो जो प्यास बनी रह जाती है ना, वही प्रेम है। किसी को कितना प्रेम करो, कितना चाहो, कितना उसके लिए क्या कर दो, जो ये त्याग की आपकी भावना है जब तक ये बनी रहती है उसको प्रेम कहते हैं। देने को प्रेम कहते हैं। आप सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट न करें तब तक वो प्रेम है। अच्छा, कविता क्या है? कविता क्या मतलब कविता को परिभाषित करना हो कि हर इंसान की जिंदगी में कविता की अलग परिभाषा होती है, एक तो ये। दूसरा, चूंकि मैं थोड़ा ये भी समझना चाहता हूँ, आपस में बात हुई कई बार हमें समझ में आया, लेकिन अगर दर्शकों के लिए हम जानना चाहें कि आप तक साहित्य जो है या लिटरेचर है किसी भी तरीके का, वो आध्यात्मिक हो या फिर कविताओं के माध्यम से हो, किताबों के माध्यम से, वो आप तक किस तरीके से पहुंचा? देखिए, ये क्रिएटिविटी है। कविता क्या है? क्रिएटिविटी है। जिसको आज आप कविता डिफाइन करोगे, जैसे पहले छंदों में कविता मुक्तक छंद हुआ करते थे, फिर छंद हुआ करते थे, श्लोक हुआ करते थे। जीवन के हर पहलू में कविता है, गायन है। चाहे व्यक्ति बच्चा पैदा होता है से लेके रुदावली के रोदन तक जो है, जितने भी हमारे जीवन के पहलू हैं सब में गीत है, सब में संगीत है। तो ये हमारे संस्कृति का एक अंग है कविता। और कविता बदलती रहती है। आज की कविता एक नया कविता है, नवगीत आने की कविता है। आज एक नई कविता जो इंटरमिक्स्ड कविता है, जो आधा सुर में गाते हैं, आधा जो है तहत में गाते हैं। तो कविता चूंकि इवॉल्विंग चीजें है, इसलिए कविता का कोई परफेक्ट डेफिनेशन तो मैं नहीं समझता कि हो सकता है। पर कविता जो हृदय से निकल के आए वो कविता है। जो ज्ञान से निकल के आए शायद वो कविता नहीं है। जो आपके दिल से निकल के आप कागजों पे बिछ जाए वो कविता है। सोच वही है। दिमाग से लिखेंगे तो वो कविता नहीं आपको समझ में आएगी, दिल से अगर लिख गई तो कविता है। अच्छा, थोड़ा इस पे भी अगर नजर डालता है, मैं ये थोड़ा आप साथ में ये भी हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि जो साहित्य है, क्योंकि जैसे मैं बात करूं तो मेरे बाबा कविताएं लिखते थे। उस माध्यम से एक माध्यम था, जब बाबा की डेथ होगी तो उनके बक्से में कुछ किताबों का लिखी हुई कुछ नोटबुक्स मिली, उसमें
कुछ कुछ चीजें लिखी हुई थी, तब मुझे समझ में आया कि ये कविता है, इसको कविता बोलते हैं। तो आप तक किस तरीके से कविता पहुंची, वो पहला आपका और कविता का कनेक्ट क्या था? नहीं, मेरी कविता किस तरह पहुंची, मैं कविता क्षेत्र में बिल्कुल नहीं था, जानता भी नहीं था कविता। हिंदी और हिंदी के हमारे एक अध्यापक थे, हाँ बहुत मन से पढ़ाते थे वो, तो उन उतनी तक ही मेरी कविता थी। इसके अलावा पिताजी मेरे चूंकि गेम्स टीचर रहे हैं हाँ और केंद्रीय विद्यालय का मैं छात्र रहा हूँ, तो केंद्रीय विद्यालय में क्या होता है, शुरू में प्रेयर जब होती है सुबह सुबह, तो किसी बालक को बुलाया जाता है कोई कविता सुनाने के लिए, किसी को बुलाया जाता था न्यूज़ सुनाने के लिए, किसी को बुलाया जाता था आज का विचार देने के लिए। हाँ तो हमारे करीब 900 1000 लड़के थे हम लोग स्कूल में, लेकिन मेरे पिताजी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। तो मैं जानता था कि अगर उन्होंने आवाज़ दी मंच से कि कविता कौन सुनाएगा, हाँ या पहले से पूछा जाता है भाई कोई कविता सुनाए तो अपना नाम नोट कर ले, और कोई अगर नहीं मिलेगा उनको तो वो पब्लिकली मुझे बुला लेंगे बिना ये चीज़ जाने हुए कि मेरे पास कोई कविता सुनाने को है या हाँ नहीं है। तो हम दूसरों की कविताएं, हमेशा एक दो कविता मैं स्टोर में रखता था कि अगर बाबूजी ने बुला लिया तो मुझे जाना पड़ेगा। हाँ तो वहां से मैं दूसरों की कविताएं पढ़ के, छोटी छोटी कविताएं मैं रट के रखा रहता था कि अगर पिताजी ने पब्लिकली आवाज दी तो मैं मना नहीं कर पाऊंगा, हाँ फिर वो पिताजी हैं, फिर घर पे जाके पीटे भी जाऊंगा। और कविता अगर नहीं हुई तो फिर स्कूल का भी अपमान होगा कि भाई आज कोई कविता नहीं सुनाने वाला। तो वहां से मैं कविता से उतना ही जुड़ा। फिर जो स्कूल में आपके कविता सम्मेलन हुआ करते थे, जो कविताओं के कंपटीशन होता था, उसमें कुछ अच्छे हमारे यहाँ छात्र थे सीनियर, जो बाद में बड़े वैज्ञानिक हुए। तो जब हम लोग कंपटीशन में जाते थे तो मुझे लगता था मुझे तो इतनी कविता आती हैं, आज कोई भी सुना दूंगा, मैं जीत जाऊंगा, पर मैं कभी जीत नहीं पाया। जीता हमेशा एक दूसरा व्यक्ति। तो मैंने देखा कि वो कविता को समझ रहा है और समझ के हिसाब से पढ़ रहा है, उसको हाँ अपनी शैली में पढ़ रहा है। तो मैंने वहाँ से कविता पढ़ने की शैली भी थोड़ा थोड़ा सीखी कि ऐसे कविता पढ़ी जाती है, नहीं तो अगली बार आप नहीं जीतोगे। फिर वो सारी कविताएं छूट गई। हाँ फिर मैं उन्नाव पोस्ट हुआ, जब मैं तो सिटी मजिस्ट्रेट था उन्नाव में। तो मैं मधुशालाएं बहुत पढ़ता था, सुबह क्रिकेट विकेट खेलता था तो सारे बच्चे उसके बाद मुझसे बैठ के मधुशाला सुना करते थे। तो जब कभी कभी मैं चीफ गेस्ट बड़ा इजीली अवेलेबल था तो मैं चीफ, वहाँ बहुत कविताएं होती हैं, बहुत काव्य गोष्ठियाँ होती हैं उन्नाव उन्नाव में, में। हाँ उन्नाव में, हाँ। हाँ लेकिन ये बात मेरठ की है। मेरठ में जब मैं चीफ गेस्ट बन जाता था, अक्सर खाली रहता था तो मैं चीफ गेस्ट बन जाता था, माला वाला पहनाया जाता था, गिफ्ट मिलता था, हमको तो अच्छा लगता था। कविता मुझे ज़्यादा समझ में आती नहीं थी। तो एक वरिष्ठ लोग, बच्चे फिर आने लगे, हल्ला करने लगे कि हाँ मधुशाला सुनाओ, तो मैं मधुशाला सुनाया करता था। मधुशाला में अच्छी गाता था, तो काफ़ी टाइम मैं मंच का टेक्निकली खराब करता था। तो मुझे एक बड़े सीनियर कवि हैं हरिओम पवार साहब, उन्होंने हड़काया काफ़ी कायदे से एक दिन कि अपनी लिख के लाना तभी आना, तुम बच्चन जी की कविता मत सुनाया करो। हाँ क्योंकि वो ऑर्गेनाइजर रहा करते थे, मेरठ कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो फिर मैंने कविता छोड़ दिया, हम कहा यार हर बार डांटेंगे, तो सीनियर भी है, मैं कुछ हाँ कर भी नहीं पाऊंगा। फिर मैंने एक कविता लिखी कि कहीं फंसी गया तो क्या होगा। तो एक कविता लिखी, मैंने तैयार की, फिर मेरी अचानक पोस्टिंग हुई वहाँ से उन्नाव। उन्नाव कविताओं का गढ़ था, तो वहाँ मैंने एक बहुत बड़े मंच पे एक कविता सुनाई, खुद की लिखी हुई। मैं जानता था कुछ दूसरों की सुनाऊंगा तो हाँ हो सकता है लोगों को अच्छा ना लगे। डॉक्टर सरिता शर्मा संचालन कर रही हाँ थी, बड़ी कवित्री हैं देश। तो किसी ने उनसे कान में कहा कि अखिलेश जी कविता सुनाएंगे, तो मैं पीछे बैठा था कि कवि सब वरिष्ठ काफी बाल कवि वैरागी वगैरह बैठे थे, हाँ उदय प्रताप बैठे हुए थे। तो सरिता शर्मा ने मुझे घूम के पूछा कि इसमें अखिलेश कौन है। मैंने कहा मैं हूँ। आप कविता सुनाओगे क्या? उन्होंने कहा आप कहिएगा सुना दूंगा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैं छोटी सी कविता थी मेरी, पर हिट बहुत हुई क्योंकि हाँ श्रोता सब मेरे अपने चेले थे, हाँ हाँ और संभवतः वो लोगों को भी अच्छी लगी। तो धीरे धीरे मेरी खुद की ख्याति लौट के मेरे पास आने लगी कि भाई एक सिटी मजिस्ट्रेट है जो बहुत अच्छी कविता सुनाता है। कुछ ही दिनों बाद मुझे विदेश से निमंत्रण आ गया दुबई में कविता सुनाने का। तो मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया है यार कविता, आप विदेश में घूम सकते हो इसमें। तो इस तरह करके कविता शुरू हुई। फिर मैंने मेरे अंदर क्षमता थी, मैंने उसको कभी टच नहीं किया था। फिर मैंने स्वयं कविता लिखी, मैंने कविता क्रिएट करना शुरू की, मैंने कविता के
सुर क्रिएट करना शुरू किए। अच्छी खासी कविताएं मेरे पास हो गई, और मैं टचवुड धीरे धीरे मैं मुझे बड़े बड़े कवियों के साथ बुलाया जाने लगा, तो मैं चला जाता था। मैं जो भी जी भारतवर्ष के बड़े कवि सम्मेलन हैं, चाहे उसे लाल किला का कवि सम्मेलन कह लीजिए, चाहे वो अ, जहाँ भी बड़े कवि सम्मेलन, इसको स्टेब्लिश्ड कवि सम्मेलन माने जाते हैं, उन सारे कवि सम्मेलनों में गया हूँ। जी बिल्कुल, आपको वहां से हम लोग सभी लोगों ने सुना है। बट मैं फिर से वापस आपसे, जो आपने पहली कविता लिखी, जो अपने मन से उन्नाव में पढ़ी, या जो भी सरिता शर्मा ने जब बोला आपने पढ़ी, वो कविता क्या थी आपकी? हाँ, वो कविता बड़ी बेढप कविता है, फिर भी मैंने दो चार लाइनें मुझे याद है, मैं सुना हाँ। देता हूँ। कि उसके आने का इंतजार करो, तुम भी अशकों का कारोबार करो। हम्म, उसके आने का इंतजार करो, तुम भी अशकों का कारोबार करो, और हाथ में मेहंदी रचा लो फिर से। हाथ में मेहंदी रचा लो फिर से, सुर्ख हाथों से मुझे प्यार करो। हम्म, सुर्ख हाथों से मुझे प्यार करो, और सुर्ख हाथों से मुझे प्यार करो। और मुझे लाइनें याद नहीं आ रही, लेकिन अंतिम लाइन में सुनाता हूँ कि खुदकशी करने की कोशिश तो करो। मानो मैं किसी दुखी मन को कविता सुना रहा हूँ कि खुदकशी करने की कोशिश तो करो, जिसका पूरे दुनिया से एतबार हो गया है, कोई मेरा कुछ नहीं कर हाँ। सकता। तो हमने कहा चलो, ऐसा नहीं कि दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता, हमने कहा खुदकशी करने की कोशिश तो करो, मौत पे कुछ तो एतबार करो। हम्म, कोई कोई कुछ नहीं करता तो मौत तो कर सकती है, चलो खुदकशी ही कर लो। और दो चार लाइनें थी, मुझे आपने अचानक पूछ दिया इसलिए याद नहीं है, हाँ। पर ऐसी ही कविता होती है। नहीं, अब आगे आपसे और कविताएं सुनेंगे हम, लेकिन आपने मौत का जिक्र किया, तो चूंकि मैं दोनों तो आध्यात्म में आजकल आप ज्यादा हैं, तो आध्यात्म से अगर आपको मौत चूंकि सबको आनी होती है, बट सबके अंदर एक डर होता है, तो आपने रामचरितमानस या जितना भी आध्यात्म पढ़ा, उसके अंदर से अगर आपको कुछ कुछ निचोड़ निकला हो जन्म और मृत्यु को लेके, क्या लगा, क्या परिभाषाएं निकली, किस देखिए, तरीके से डिफाइन करते हैं? मृत्यु बड़ी शानदार घटना है हम्म, आपके जीवन की, और जितने संस्कार होते हैं आपके, 16 संस्कार होते हैं, उसमें एक संस्कार मृत्यु का भी होता है। तो इस तरह की सोच जो है हमारे अंदर है, और हमारे हमारे परिजनों में भी है, कि हम मृत्यु को शोक के रूप में नहीं मनाते। हम्म, मृत्यु को हम संस्कार के रूप में, खुशी के रूप में, उसमें मनाते हैं। और मृत्यु तो होनी ही होनी है, हाँ। आप विश्वास करो ना करो। आप कल सुबह उठोगे कि नहीं उठोगे ये नहीं पता। ये बनारस का गीतकार लिखता है कि क्षणभंगुर जीवन की कलियां, कल प्रातः को रात खिले न खिले, मले आंचल की शुचि शीतल गंध, सुगंध समीर मिले न मिले। फिर वो कहता है कि जपले हरि नाम, कलिकाल कराल लिए फुरता, तन नम्र है चोट झिले न झिले। फिर वो जीव को समझाता है कि आदमी तो मान नहीं रहा है कि जपले हरि नाम अरी रसना, पुनि अंत समय में हिले न हिले। हम्म, तुम राम कहना चाहोगे तो कह नहीं पाओगे। तो मृत्यु एक संस्कार है, और एक बहुत ही अच्छा संस्कार है। मेरा मानना है, मेरा, मैं अपनी बात भी आपसे, आपके चैनल के माध्यम से लोग पहुंचाऊंगा कि आप कुछ कर नहीं सकते, हाँ। तो उसे एंजॉय कीजिए। लेट अस एंजॉय द डेथ। हम्म, तो हमें उसका एंजॉय करना चाहिए, उसके बारे में, मृत्यु के बारे में। और सबके खानदान में कोई ना कोई मृत्यु आती है, कभी आकस्मिक आती है, कभी रूटीन में आती है, कभी हमें पता होता है कुछ दिनों के और मेहमान हैं। बट कोई कोई डिसाइड, आज तक दुनिया का कोई शास्त्र डिसाइड नहीं कर पाएगी मृत्यु कब आएगी। और हम्म, ये मृत्यु की अपनी एक विशेषता है। हाँ। हाँ। अच्छा, मेरी और अंदर एक क्यूरियोसिटी है कि एक समझ लीजिए जिज्ञासा है कि मैं थोड़ा ये भी समझना चाहता हूँ, आप बहुत सारी चीज़ें साथ में मैनेज करते हैं। हाँ, एक तो जो भी आप प्रोफेशनली, जो भी प्रोफेशनल लाइफ है, आप उसको साथ में लेके चलते हैं, राम कथा साथ में लेके चलते हैं, आध्यात्म साथ में लेके चलते हैं, साथ में आप कविताओं को लेके चलते हैं, तो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? नहीं, बचपन में मैं सुना करता था, हमारे टीचर कहा करते थे कि एक समय में एक ही काम करो। हाँ। मैं इससे कभी इत्तेफाक नहीं रखता था, और तो मैं एक समय में कई काम एट ए टाइम करता भी था, हमेशा करता था। जब मैं जॉब में आया तो मेरा जॉब ही इस तरीके का था
कि मुझे एक साथ जैसे फ़ोन ही मैनेज करना है, तो एक साथ 7, 8, 10, 12 समस्याएं मैं एक ही साथ मैनेज करता हूँ। इसको मल्टीटास्किंग कहते हैं। हाँ। और जहाँ तक कविता, कथा और जॉब की बात है, अगर इन तीनों को मिला दिया जाए हम्म। तो बहुत अंतर नहीं है दोनों तीनों में। हम्म। आप उसके सार को निकाल कर, जॉब के सार को निकाल कर कविता में पिरो दीजिए तो कविता हो जाएगी, और या जॉब के सार को निकाल कर राम कथा से जोड़ दीजिए, उसके किसी चौपाई से जोड़ दीजिए तो राम कथा हो जाएगी। तो उसके लिए अलग से कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अ, जो आपने जीवन में ओरिजिनल जिया है, हो सकता है सब लोग वैसे न जिए हों। जब आप उसको मंच से कहते हो तो वो उसका इम्पैक्ट ही कुछ और होता है। हम्म। उसका इम्पैक्ट एकदम डिफरेंट होता है, क्योंकि वो बात कोई और कह नहीं सकता। तो हर व्यक्ति की ओरिजिनलिटी जो है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, आपने चोरी की है मान लीजिए, तो वो चोरी आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं नहीं कर किया सकते। होगा। उसको भी गया राम कथा में कह के आप समेट के कह दो तो उसका अलग महत्व होता है। तो क्रिएटिविटी में ओरिजिनलिटी का महत्व अपना एक है। तो आप यू है इंडिविजुअल, आप जैसा कोई नहीं है। तो जब भी आप कोई बात कहते हो तो आप उन चीज़ों को मिला के अगर कहते हो तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती। ब्रेन ईश्वर का मैं बहुत तगड़ा ब्रेन दे रखा है सभी को। हाँ। कुछ बोल रहे थे? अच्छा, मेरा उसमें आ रहा है फ्रेम में। ओके ओके। हाँ। ओके। अच्छा, एक चीज और है कि आपने, चूंकि आप कविताएं लिखते भी हैं, किताबों के माध्यम से भी पहुंचाते हैं, दूसरा स्टेज पे भी आप पोएट्री पढ़ते हैं, तो आजकल ना हमें से एक गैप देखने को मिलता है, जो बोलते हैं पेज पोएट्री और स्टेज पोएट्री, दोनों बहुत डिफरेंट होते हैं, और आप दोनों कर रहे हैं, तो दोनों को मैनेज कैसे करते हैं? क्या आपको भी वो डिफरेंस लगता है कि दोनों मंच पे दूसरी तरीके की कविताएं पसंद की जा रही हैं, किताबों में दूसरी तरीके की कविताएं पसंद की जा रही हैं? हाँ देखिए, पोएट्री जो है, तीन तरह के पोइट होते हैं। हम्म। एक पोइट होते हैं जो बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, बट वो टेक्स्ट बुक पोएट्री है, हम्म। जो आप टेक्स्ट बुकों में पढ़ सकते हैं, और उसमें तमाम तरह के ग्रामर है, तमाम तरह के वो हैं। वो एक पोएट्री होती है। हो सकता है वो पोएट्री ग्रामेटिकली परफेक्ट हो, पर मंच से और कविता के उद्देश्य से परफेक्ट ना हो। हम्म। दूसरी तरह की पोएट्री होती है जो आप जिसे गा सकते हो, हम्म। जिसे पढ़ सकते हो मंच पे। तो आप बड़े पोइट हो गए हो, आपने अपने हिसाब से पोएट्री को पढ़ा, पर जरूरी नहीं कि उस पोएट्री की रीच जो है आम आदमी तक हो, या आम आदमी उसे समझ सके। तो एक हो गई आपकी टेक्स्ट बुक पोएट्री, एक हो गई जिसमें किसी के व्यक्तित्व की पोएट्री होती है, उस पर लोग रिसर्च वगैरह करते हैं, वो दोनों को एक में जोड़ दो। और एक हो गई मंचीय पोएट्री। हम्म। पोएट्री के साथ यह है कि पोएट्री का कोई नियम अगर है भी तो वो मान्य नहीं है, क्योंकि पोएट्री में शब्द भी क्रिएट किए जाते हैं। हम्म। ऐसा नहीं कि जो शब्द ऑलरेडी क्रिएटेड है, या जो शब्द उच्च क्वालिटी के हैं या किसी और भाषा के हैं, वो आप पोएट्री में नहीं डालोगे। ऐसा कोई रूल नहीं है पोएट्री का, जिसे तत्सम तद्भव कहते हैं हम। तो पोएट्री में शब्दों का क्रिएशन भी होता है, हम्म। और उसको फिर प्रेजेंटेशन भी उसमें एक पार्ट होता है। आप कैसे चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हो, कहाँ रुक रहे हो, कहाँ बोल रहे हो, कैसे गा रहे हो, कैसे उसमें सुर दे रहे हो, क्या माहौल है, आज के दिन में देश की स्थिति क्या है। और या आप अगर प्रेम की पोएट्री को बात कहें तो बट नेचुरल है, आप शकुंतला के प्यार को आज लिखकर सुनाएंगे तो कोई नहीं सुने। तो उसमें भी, प्रेम में भी क्रिएशन होता है। तो इट्स ऑल क्रिएटिविटी। अच्छा, चूंकि कविशाला पे हम बात कर रहे हैं, तो आगे हम बातचीत करें, कुछ बीच में कुछ कविताएं हो जाएं आपकी आपकी पसंदीदा जो भी हो। कौन सी सुना है? कोई भी एक पता मुझे वो देखना पड़ेगा। मैंने एक अपने खुद के घर से एक पोएट्री उठाई थी। हाँ। और मैंने उसमें प्रेम को, उस समय के प्रेम को, जो हमारे दादा दादी हुआ करते थे, और आज के प्रेम को, वो शाश्वत प्रेम था। आज का प्रेम आधे घंटे वाला है। जब से सरकार ने वो शुरू किया, रोमियो गैंग वगैरह, तो मुझे कुछ कभी कभी लोगों का फ़ोन आता है कि बच्चा फंस गया, उसको छुड़ा दीजिए। तो पता चला कि बच्चा जो है अकेले फंस गया है, और उसकी जो है गर्लफ्रेंड जो किसी और के साथ गिरफ्तार हो गई है वगैरह वगैरह, सब चलता रहा। तो पहले का प्रेम ज़्यादा शाश्वत हुआ करता था। आजकल का प्रेम व्यावहारिक है, क्योंकि आजकल वियोग श्रृंगार रह नहीं गया।
आपके मोबाइल से और आपके उससे उसने एक श्रृंगार का वो पहलू गायब कर दिया। तो मेरी एक दादी थी, उन पर मैंने एक कविता लिखी थी, जो 13-14 साल में विधवा हुई थी और 90 साल में, 99 साल में के हम्म। आसपास उनकी मृत्यु हुई। तो गर्मी की छुट्टियों में हम लोग गांव चले जाते थे, घर चले जाते थे, और घर में सारे किशोरावस्था के बच्चे इकट्ठा हैं, 12 साल 13 साल के। और नया नया टीवी आया है 82 के बाद, लोग फिल्में देखने लगे हैं हम्म। बच्चे घर में ही। तो एक शब्द आता है मोहब्बत। तो आपस में चर्चा हो जाती है छोटे बच्चों में कि ये मोहब्बत होती क्या है। तो हम्म। सब लोग अलग अलग तरीके से मोहब्बत को डिफाइन करते हैं। तो उन्होंने कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। उन्होंने कहा चलो दादी से पूछते हैं, वो दादी खाली पड़ी है, वही बताएगी। हाँ। वो दादी दिन भर खाली कद्दू छीलती थी या सब्जी काटा करती थी। तो मैंने एक कविता लिखी जो घटनाएं इस तरह होती थी कि बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे। क्या हुआ? ब्लिंक का मतलब चल रहा है ना अभी? हाँ, चले जाता है ना। ठीक है। बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे, कैसी थी बीते जमाने में जवानी पूछे। बच्चे दादी से दादी बताना शुरू करती है बच्चों को। आज के बच्चे हैं, उनको विश्वास नहीं होता, वो क्रॉस क्वेश्चन करते हैं। कविता सुनिएगा कि क्यों तड़पती है दरिया से निकाली मछली। दादी ने कहा कि प्रेम मछली और दरिया जैसा होता था। बच्चों को कहाँ विश्वास हो हाँ। रहा है। क्यों तड़पती है, क्यों तड़पती है दरिया से निकाली मछली। लगाए आग क्यों, लगाए आग क्यों बरसात का पानी पूछे। लगाए आग क्यों बरसात का पानी पूछे। बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे। बच्चे दादी से। बात आगे बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है कि कौन रुक्मिन थी, कौन मीरा, कौन थी राधा। कौन रुक्मिन थी, कौन मीरा, कौन थी राधा। कौन रानी थी, कौन रानी थी और कौन दीवानी पूछे। बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे। बच्चे दादी से। दादी ने एक और कहानी सुनाई कि पिया की लाश पे सिंदूर सती हो जाए। पिया की लाश पे सिंदूर सती हो जाए। कैसे जौहर करें, कैसे जौहर करें ये महलों की रानी पूछे। बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे। बच्चे दादी से। एक बच्चा थोड़ा बड़ा है, और पहले के युग में जब शादी हुआ करती थी तो एक बक्सा मिलता था, एक ग्रामोफोन मिलता था, अधिक से अधिक साइकिल मिल जाती थी। तो दादी का एक बक्सा है, बक्से की चाबी दादी के उसमें बंधी रहती थी, टोक में। और बहुएं सोचती थी कि सारा धन इसी में रखा है, इसलिए दादी की सेवा होती थी। एक दिन बच्चा वो चाबी गायब कर देता है, जिस पर ये कविता लिखी गई कि बच्चे ने पूछा कि वो जो बक्से पे लिखा रखा है दादा का नाम, वो जो बक्से पे लिखा रखा है दादा का नाम, छिपा के रखी, छिपा के रखी
भला कौन निशानी पूछे, बच्चेदानी से मोहब्बत की कहा। और बक्से में निकलता गया कि लाल चूनर है, जो कभी फिर नहीं पहना गया, हाँ लाल चूनर है कमर बंद, चंद खत मैले, लाल चूनर है कमर बंद, चंद खत मैले, इन्हीं में ठहरी, इन्हीं में ठहरी मोहब्बत की रवानी पूछे, बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे। बूढ़ी आंखों में, भीगी आंखों में जाने कौन ठहर कर गुजरा, भीगी आंखों में जाने कौन तैर कर गुजरा, है जो नादान, है जो नादान वही बात सयानी पूछे, बच्चे दादी से मोहब्बत की कहानी पूछे, कैसी थी बीते। बहुत शानदार कविता थी सर। अच्छा, एक चीज और, आपने इतने कवि सम्मेलन किए हैं, कवि सम्मेलनों की याद से अगर हम जानना चाहें कि आपका सबसे यादगार कवि सम्मेलन या कुछ यादें हैं जो आपको हमेशा आपके जहन में रहती हैं कि वैसे कवि सम्मेलन हमेशा होते रहने चाहिए। कवि सम्मेलन तो देखिए सभी यादगार होते हैं, लेकिन एज ए जब मैं कलेक्टर था तो मैंने एज ए कलेक्टर कई कवि सम्मेलन में कराया करता था अपने यहाँ। हाँ और उसका असर ये पड़ा कि हमारे जितने जूनियर थे, मेरा अर्दली से लेकर मेरे एसडीएम, मेरे तहसीलदार, हाँ सारे के सारे कविता लिखना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि वहाँ का जो विधायक थे, हाँ विधायक जिससे मेरी बिल्कुल नहीं पड़ती थी कवि, तो वो भी कविता लिख के आके मुझे भेजना शुरू किया कि देखिए मैंने ये लिखी है कैसी। तो एक ये पहलू रहा करता था। इसके अलावा कई कविताएं मेरी ऐसी हैं जो कि जिनमें कुछ ऐसी लाइनें हैं जो कि मतलब क्या कहेंगे जिसको, एक लाइन ऑफ फायर के इधर रहती है। एक शब्द अगर गलत अर्थ निकल गया तो इस तरफ आ जाएगी, हाँ दूसरे का अर्थ निकल गया तो उधर आ जाएगी। तो ये इस तरह की कविताएं हैं जो मैं जनरली विदेशों में सुनाता हूँ, जो हमारे हिंदू मुस्लिम जो हमारे यहाँ हमेशा चलता रहता है, उनको टच करती हुई कविताएं हैं। तो कविता का एक अपने आप में वो होना चाहिए कि आप किसी का नाम न लें, किसी का वो न लें, हाँ जिसको जो जैसे समझेगा उसको वैसे ही मजा आएगा उसमें। तो एक कविता थी, उसको मैं अक्सर बाहर सुनाया करता था, तो मुझे विदेशों में कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन एक बार मैंने उसको गलती से इंडिया में सुना दिया हाँ तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया मंच वहाँ पे पीछे जो पॉपुलेशन में। और हाँ टेक्निकली मुझे चूंकि मुझे बहुत से लोगों को पता नहीं था कि मैं अधिकारी भी हूँ, और मुझे लगा कि अगर ये बवाल बढ़ गया बहुत तेजी से हाँ तो एक अनावश्यक एक मीडिया इशू बनेगा। तो मैं धीरे से मंच से उतर के अपने लियो कलर के साथ गाड़ी में बैठा और वापस आ गया। बाजू बादला वहाँ को लाठी चार्ज वगैरह हुआ, क्योंकि उस हाँ लाइन का दूसरा अर्थ वहाँ निकाला लोगों ने, और जो दूसरा अर्थ निकालते हैं। तो हम्म इस तरह की चीजें होती रहती है। हम्म कभी कभी आप कविता पढ़ते हो तो आपका पत्रकार बताते हैं कि साहब आप तो सस्पेंड हो जाओगे इस लाइन पे। तो हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं, वो तो अर्थ निकालने वालों की बात हम्म है। तो हम्म ऐसा है, ये सब चलता रहता है। हम्म। मतलब जो भी राजनीतिक चेंजेस होते हैं देश में, कहीं ना कहीं उसका साहित्य पे फर्क पड़ता है। हाँ, पड़ता बिल्कुल है, क्योंकि राजनीति से अलग हट के आप जीवन नहीं जी सकते हो। हम्म जैसे आप रास्ते में चलते हो, आप कितना भी अपने बाएं से चलो कि हम दाहिने नहीं जाएंगे, लेकिन सामने वाला दाहिने से आगे आपको ठोक देगा तो क्या करोगे। हम्म तो राजनीति को आप अवॉइड नहीं कर सकते, धर्म को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर आप पूरी जीवन शैली को जी रहे हो तो आपको उससे भागने की बहुत आवश्यकता नहीं है। आप उसका जो सही आपको आकलन लगता है वो आकलन कीजिए। और मैं तो व्यक्तिगत रूप से करता हूँ, मैं लिखता हूँ, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता हम्म कि इसका लोग अर्थ क्या निकालेंगे।
जनरली लोग अर्थ वही निकालते हैं जो उनको चोट पहुंचाती है। हाँ राइट, हाँ। हर कविता का वही अर्थ वो निकालेंगे तो वो हम्म, जाने। हम्म। हाँ राइट, वो निगेटिविटी हर चीज में इंसान ढूंढने का हाँ, कोशिश डिपेंड करते हैं। करता है सामने वाले किस को। तरीके से वो किस कंटेंट को लेते हैं। हम्म। अभी थोड़ा राजनीति में एंटर करें, जिस तरीके से अभी गतिविधियां चल रही हैं कि बहुत लोग राम कथा में जा रहे हैं, बहुत आपने देखा होगा कि एक पूल आया अचानक से राम कथा का। क्या लगता है आपको, कारण राम मंदिर है इसके पीछे जो भी अभी राम की गतिविधियां बढ़ी, या कुछ और कारण है? नहीं, ऐसा कोई बहुत राम कथा के उस एंगल से देखें तो बहुत ज़्यादा लोग ऐसा नहीं है कि नए राम कथा में आए हम्म। या अधिकारी लोग बहुत से आए, कमी है, ज़्यादा नहीं नहीं, है। अधिकारियों के अलावा भी मतलब जो नॉर्मल पोइट्री करते थे उनका भी राम कथा की तरफ। हाँ हाँ, मैं आपका समझ गया इशारा चीज़ों को। हम्म। मैं राम मंदिर आप कह सकते हो एक पहलू है उसका, हम्म। लेकिन राम कथा तो टू बी वेरी फ्रैंक ईश्वरीय कृपा से ही हो सकती है, जो जो अभी तक मैंने सार निकाला है हम्म। कि बहुत से लोग राम कथा बहुत अच्छी कहते हैं पर वो मंच नहीं उनको मिल पाता है, हाँ। और बहुत से लोग नहीं अच्छी कहते हैं फिर भी उनको मंच मिल जाता है। तो ये तो ईश्वरीय कुछ न कुछ होता है, और ज्योतिषीय कारणों से भी ऐसा होता है, ऐसा मुझे ज्योतिषियों ने बताया है। हाँ। तो राम कथा तो आनंद की चीज है बस। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कवि सम्मेलनों में और साहित्य में किस तरीके आपने परिवर्तन देखा? दोनों तरीके से कि आपने एक पुराना साहित्य भी बहुत सारा पढ़ा है, पुराने कवियों को भी सुना है, आप नए कवियों को भी सुन रहे हो, नए तरीके का साहित्य भी पढ़ रहे हैं, आपने क्या परिवर्तन देखा? सेम है, किस तरीके से देखते हैं आप? काव्य जगत में तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। हम्म। जब मैंने कविताएं शुरू की थी, और उसके पहले बहुत कविता गुजर चुकी थी, मैं तो 2005 में मैंने पहली कविता लिखी थी और शुरू की थी, तो उस समय तक कवि ज़्यादा हुआ करते थे, हाँ। कविता ज़्यादा होती थी। हम्म। और कवि में जब से बहुत ज़्यादा पैसा आ गया कवित्व में, तब से कवि का एक बड़ा पोर्शन प्रोफेशनल एंगल की तरफ चला गया है, हम्म। कि कविता एक प्रोफेशन हो गया है, और इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, प्रोफेशन हो बिल्कुल। गया। लेकिन प्रोफेशन होने से जो कविता मरती है और जो कवित्व मरता है वो बहुत अच्छा नहीं लगता। फिर आप हृदय से कविता नहीं सुना सकते जब आप उसमें आप ये देखने लगे कि हमें कितना पैसा मिल रहा है, या हमारा कितना पेमेंट हो रहा है, या हम अगला प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि कविता जो है महंगी हो चुकी है, अब हम्म। मंची कविता काफ़ी महंगी हो चुकी है, और उसको कॉर्पोरेट सेक्टर पे आ गई है कविता। अब तो अच्छी बात है, बात बुरी नहीं है, पर उसमें कहीं ना कहीं कविता का जो वास्तविक साहित्यकार है उनका दम थोड़ा घुटता है, हम्म। क्योंकि वो इतने शतरंज के इतने पासे नहीं, इतने चाले नहीं चल सकते, हाँ। वो कविता सुनाते हैं। तो ये हर जगह की, हर क्षेत्र की बात है, हर व्यक्ति की सोच की बात है। उनमें उनके सिद्धांत आके फंस जाते हैं कि साहब हम किसी से कहेंगे नहीं कि मुझे आप बुलाओ, हाँ। अगर मैं इस योग्य हूँ तो मुझे बुलाया जाए। बहुत से लोग ऐसे भी हैं उसमें कि जो किसी योग्य नहीं है, लेकिन वो जुगाड़ पानी करके चले जाते हैं। हाँ। तो ये कविता का इसमें हताश हुआ है, हाँ। और हो सकता है सेटल हो जाए इसी पॉइंट पे तो भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर डेटोरिएट अगर होगा तो कविता डेटोरिएट हो जाएगी। हाँ। अच्छा, थोड़ा तकनीक की तरफ अगर देखें आप, नई नई तकनीक आ रही हैं, एमएल, चैट जीपीटी, सब आप आज आजकल सुन रहे होंगे। और चूंकि एक रूपांतरण हुआ है, लोग किताबें इन तकनीकी गतिविधि जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं तकनीकी, चाहे चैट जीपीटी हो, चाहे ओपन एआई हो, चाहे एमएल हो, के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके जरिए आप लोग किताबें पब्लिश कर दे रहे हैं, इनके जरिए लोग कविताएं लिख दे रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि ये साहित्य को खराब करेगा, किसी तरीके का रूपांतरण नहीं आएगा? इसका देखिए दो जवाब हैं इसके। पहला तो ये है कि जब भी आप कोई कविता या कोई कहानी या कोई निबंध लिखते हो, तो उसकी मौलिकता अपने आप में बहुत बड़ी फोर्स होती है। हम्म। जैसे मुझे कोई कहे कि हम अपने कोई थॉट जी पैड पे डाल दें, चैट बोर्ड पर डाल दें, और वो कविता बना के मुझे दे दे, तो हाँ। वो मुझे नहीं पसंद है। हाँ। जो मैं लिखूंगा और मैं ही सुनाऊंगा, हम दूसरे कविता नहीं सुना हाँ। सकते। हम्म। लेकिन जो नहीं अच्छे राइटर हैं, या जिनकी आदत ही मान लो आज के 10 साल बाद ये हो गई कि चैट बोर्ड के बिना कुछ लिख ही नहीं सकते, तो उसमें मौलिकता खोती है। फिर वो हम्म। मौलिकता गूगल की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो गई। हम्म। तो यदि अपने आप को आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित करते जा रहे हो तो ठीक है, हम्म। अदरवाइज आज की डेट में भी यदि कविता मौलिक नहीं है तो हर व्यक्ति हर जगह मौजूद है, उससे पता चल जाता है कि इसकी कविता नहीं है, इसकी शैली नहीं है, इसकी भाषा नहीं है, तो मौलिकता उसमें जरूर है। खोती है। हम्म।
तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग है। आप बहुत अमौलिक रचनाएं लिखेंगे या सुनाएंगे तो लोग आपको फिर वो नहीं देंगे, बोलेंगे कुछ नहीं लेकिन आपको प्रमोट नहीं करेंगे। हम्म। ओके, अच्छा, आखिरी में चूंकि आप एक ऐसे मंत्रालय में भी हैं इस समय पे जो कहीं ना कहीं कल्ट साहित्य से और इन सब चीज़ों में जुड़ा हुआ है, तो किस तरीके की नीतियां साहित्य को लेकर देश में बन रही हैं? कि साहित्य अगर एजुकेशनली देखें हम, कि जो बचपन से हमने, जैसे मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मैंने शायद 10वीं तक बहुत अच्छे तरीके से साहित्य पढ़ा होगा। हर हर क्लास में एक हिंदी की किताब होती है जिसमें कविताओं की अलग होती थी, कहानियों की अलग होती थी। लेकिन उसके बाद का जो पाठ्यक्रम है, कहीं ना कहीं वो कविताएं, वो साहित्य खत्म होता हुआ चला जाता है। तो कुछ कुछ नीतियां चेंज होनी चाहिए या कुछ और प्लान्स हैं? कैसा क्या ऐसा है पूरा ये माहौल नहीं, है सिर्फ साहित्य को लेकर? साहित्य की बात नहीं है, जितने भी हमारे देश की अपनी मौलिक जो हमारी खजाना है, मौलिक खजाना, उसका काफी ह्रास हुआ है हम्म। और सरकार इस पे काम कर रही है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो नई पॉलिसी आई है उसमें सरकार ने हमारे शास्त्रों को, हमारे धर्म ग्रंथों को, हमारी कविता को, हमारे काव्य को, सबको प्रमोट करने और पढ़ाने और डिग्री देने का के बारे में सारी योजना बना रखी है। थोड़ा सा मानसिकता बदलने की बात है, क्योंकि आप कुछ भी पढ़ लेंगे, यदि आपको वो अर्न करके नहीं दे रहा है हम्म। तो लोग उधर कम जाते हैं। तो इसका मोनेटिफिकेशन जरूर होना चाहिए। हम्म। अदरवाइज साहित्य क्या है कि 2 लाइन में आप ऐसी बात कह देते हो जो आप कह नहीं सकते, आप उसको प्रोज में कह ही नहीं सकते आप। हाँ, राइट, हाँ। जैसे माननीय मनमोहन सिंह जी ने को बहुत कहा जाता है कि वो चुप रहते थे और इतने उन पे दुनिया भर के लोगों ने दुनिया भर की बातें कही। इन्होंने 2 लाइन का एक शेर सुनाया था कि तुम्हारे हजारों सवालों से अच्छी है मेरी खामोशी, हाँ। कितने ही सवालों की आबरू रख ली। तो वो 2 लाइन का शेर वो 5 दिन डिस्कशन में रहा हम्म। और वो किसी गांव के किसी व्यक्ति का लिखा हुआ शेर था, बुलंदशहर के किसी गांव का। उसकी तलाश होने लगी कि लिखा किसने। तो बात को कहने का तरीका, प्रेजेंटेशन का तरीका, ये बट नेचुरल है कि हमारे साहित्य में है और कोशिश की जा रही है। लेकिन थोड़ा मानसिकता, जैसे मैं बता रहा हूँ एआई की है, हाँ। वैसे मानसिकता बदलने की बात है। हम ओरिजिनलिटी अगर खोते चले जाएंगे तो ओरिजिनलिटी तो फिर वापस आनी नहीं है। हाँ। ओरिजिनलिटी को कायम रखने के लिए जैसे आपका मंच है, हर प्रकार के मंच है, इनको अपने देश में एक ही पहलू में नहीं, हर पहलू में ओरिजिनलिटी को वापस लाना ही पड़ेगा। हम्म। नहीं तो हमारे और एक विदेशी और अमेरिकन में उसमें क्या अंतर रह गया। हम्म। 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 अच्छा, आखिरी में जो हमारे दर्शक हैं वो देख रहे हैं, उनके लिए अगर हम ये समझना चाहें, क्योंकि आजकल क्या होता है ना कि वो 2 मिनट मैगी जैसे बन जाती है ना, सबको सफलता, बहुत कम काम करके जल्दी सफलता चाहिए, पेशेंस खत्म हो रहा है कहीं ना कहीं। तो किस तरीके से जो लोग भी हैं देखेंगे इसको, किस तरीके से पेशेंस उनके अंदर आए, थोड़ा चीज़ों को पकने दें फिर लोगों तक पहुंचाए। अगर हम साहित्य की बात करें, किसी और माध्यम को या किसी और वर्टिकल में अगर वो काम कर रहे हैं तो थोड़ा पेशेंस के साथ काम करें ताकि उनको जो भी सफलता है वो पकी पकाई मिले। उनके लिए क्या संदेश है आपका? नहीं, वो अपने आप से हर कुछ करने के पहले एक प्रश्न पूछें, हम्म। सिर्फ एक प्रश्न कि क्या आप इससे सेटिस्फाइड हो, क्या आप संतुष्ट हो। हम्म। तो आत्मा कभी गलत नहीं बोलती। हाँ। तो प्रश्न स्वयं से पूछें कि जिस तरह से आप कुछ कर रहे हो या लिख रहे हो या सुन रहे हो, क्या आप उससे संतुष्ट हो। अगर आप संतुष्ट हो तो सो फॉर सो गुड है। अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप सोचो फिर कि आपको क्या करना चाहिए। हाँ। और इसका जवाब भाई ओरिजिनलिटी पे हो गया कि ओरिजिनलिटी आपके अंदर नहीं रहेगी तो आप कभी संतुष्ट नहीं होगे। आप कितना भी लिख डालो, कितनी पुस्तकें लिख डालो, हम्म। आप खुद ही नहीं पढ़ोगे पलट के उन पुस्तकों। हम्म। तो ओरिजिनल बनने की कोशिश कीजिए। हर व्यक्ति के अंदर अपना एक अस्तित्व, एक व्यक्तित्व है जिसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। आप उस व्यक्तित्व को के साथ जिए अगर, तो बहुत कुछ आपके अंदर आपको नया मिलेगा। हाँ। हर व्यक्ति के अंदर कुछ नया नया होता है, उसे हम सामने लाने की कोशिश करें। हम आज के एआई प्लेटफॉर्म इनसे गवर न हो। हाँ। अधिक से अधिक आप टाइप नहीं करना चाहते तो आप बोल दो टाइप करते हो, लेकिन उससे कहो भाई कविता भी लिख दो इसी पे। तो अभी मैंने कल एक कहानी बहुत पुरानी थी मेरी, तो मैंने एक अपने पुराने फैन से मंगाई कि यार कहानी तुम्हारे पास होगी, मेरे पास है नहीं। उसने कहानी भेजी और भेजते समय उसको इंग्लिश टू हिंदी कर दिया। मैंने पूरी कहानी अपनी पढ़ी हुई अंग्रेजी में लिखी हुई थी। हाँ। कहा पहले तो हाँ। तुम्हें हिंदी भेजी थी। हाँ। कहा वो लग रहा है गलती से सॉफ्टवेयर चल गया हाँ। और वो इंग्लिश में कहानी हो गई पूरी पूरी।
तो हाँ। हालांकि मैं कुछ लाइनें पढ़ा हूं, कहानी तो मेरी है पर लिखने की शैली इसकी ठीक नहीं, किसने ऐसे लिख दिया। तो फिर उसको मैंने हिंदी कन्वर्ट किया तो उसमें हाँ। एक्सेंट आ गया, सब आ गया। हाँ। तो व्यक्ति के सेटिस्फैक्शन की बात है, आप किसी को इसमें कोई शिक्षा कोई नहीं करते। व्यक्ति अगर अपने व्यक्तित्व को जिएगा हाँ। तो कुछ न कुछ नया करेगा जिससे उसको संतुष्टि मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, एक अच्छी बातचीत हुई। आ, आखिरी में अगर मैसेज कोई कविशाला के लिए, और किन दो लोगों को आप इस माध्यम से, जो हमारी बातचीत है इसी प्लेटफॉर्म पे, और दो लोगों को आप सुनना चाहते हैं कि उनकी हम बात इस माध्यम से आगे तक पहुंचा पाए? हाँ, कविशाला को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और मैं जिन दो लोगों को चाहूँगा आपके माध्यम से सुनने के लिए, उसमें एक वंदना त्रिपाठी हैं। हाँ। वो मल्टी फेसेटेड लेडी हैं, गाजियाबाद में रहती हैं। मैं आपको नंबर दूंगा, आप उनसे ज़रूर इस प्रकार के प्रश्न पूछिए, क्योंकि वो टेक्निकली बहुत फिट हैं कविता लिखने में। हाँ। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो आप मेरे भाई का इंटरव्यू, मेरा छोटा भाई है, बहुत ही विचित्र प्राणी है वो। हाँ। आप उसको भी कविशाला में ले आइए। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़ा कवि तो नहीं है वो, लेकिन एक व्यक्तित्व है जो ओरिजिनलिटी के बारे में आपको बता सकता है। हाँ। अवधेश मिश्र नाम है उनका, काशी में रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सर टाइम निकाला। थैंक यू, थैंक यू।